नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग आगामी यूपी पेट जो परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? तो कौन सी है? इक्तिदारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन या तो उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। रज्मनामा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेदी के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो किस देवता से है? सावित्री। किस देवता से है? सावित्री। सावित्री प्राणदायी देवी मानी गई हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के 30वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौद्ध गाथाओं मैथोलॉजी में हाथी प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? बुद्ध का जन्म। बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो किसने किया था? विश्वासराव ने। किसने किया था? विश्वासराव ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम लिखिए। मार्ले मिंटो सुधार, क्लिफ मिशन, कैबिनेट मिशन, मैंटेंगू चेम्स फोर्ट सुधार। तो कौन सी घटना पहले हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से आपकी पहली घटना हुई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909। कब हुई थी? 1909 में। उसके बाद आपका था मैंटेगू चेम्स फोर्ट सुधार 1919 में। 1919 में। फिर उसके बाद क्लिफ मिशन आया था 1942 में। 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो मैच करिए 1909 1919 मैच हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए 1909 में आपका क्या हुआ था? मांटेमिले सुधार। तो पहला कहाँ है? यहाँ पर है आपका पहला। फिर उसके बाद जस्ट हुआ था कौन सा? मांटेगू चेम्स फोर्ट। 4 होना चाहिए, यानी कि 1 और 4 सी में है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले कौन सा आया था? मार्ले मिंटो सुधार किस सन में? 1909 में। फिर मांटेगू चेम्स फोर्ट सुधार 1919 में। फिर उसके बाद आपका आया था क्लिफ मिशन 1942 में। फिर उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन 1946 में। चलिए, संस्था और संस्थापकों के संबंध में, संस्था और संस्थापकों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहे कि थियोसेफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, फिर कह रहा है गदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग पूना बाल गंगाधर तिलक के, इंडियन एसोसिएशन NM जोशी। तो इसमें से आपको क्या बताना, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे NM जोशी, ये नहीं थे, ये नहीं थे। तो इसके कौन थे? आनंद बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आनंद बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका ये थियोसेफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ये भी बिल्कुल सही है। होम रूल लीग पूना ये भी सही है, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मांटेगू चेम्स फोर्ट के सुधार अब देखिए अभी जस्ट आया था। तो ये कब आया था आपका? 1919 का। भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो किसके मस्तिष्क की उपज था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। इसके बारे में कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। माउंटबेटन ने अपनी विभाजन तथा स्वतंत्रता की योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। इसके प्रावधान निम्न थे। भारत के राजनीतिक संकट का एकमात्र समाधान विभाजन है और पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छानुसार शामिल होने की छूट होगी। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्याग या शामिल होने का अधिकार दिया
गया। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसका था, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पॉइंट बी नोटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूले थे। तो आप लोग समझ गए। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अब प्रथम मुस्लिम में बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम अंग्रेज जॉर्ज ह्यूले। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है तो क्या कुमायूं हिमालय का भाग है? किसका है? कुमायूं हिमालय का भाग है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई उसे क्या कहा जाता है? कौन सी योजना है ये आपको बताना है। तो उस योजना को बोला जाता है थीन बांध योजना। थीन बांध योजना, रावी नदी की बात कर रहा है। रावी नदी पर थीन बांध योजना क्रियान्वित की गई है। टिहरी बांध योजना भागीरथी नदी पर स्थित है। पॉइंट बी नोटेड। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर, जो कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। माही परियोजना माही नदी पर स्थित है, जिससे गुजरात राज्य लाभान्वित होता है। माही कहाँ पर? गुजरात। किस नदी पर? माही नदी पर। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, जिससे हिमाचल प्रदेश क्या होता है? लाभान्वित होता है। कौन सा? कोल बांध परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। और कौन सा इससे फायदा लेता है? हिमाचल प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, जिससे महाराष्ट्र राज्य क्या लेता है? लाभान्वित होता है। तो आपका रावी नदी पर जो परियोजना काम कर रही है उसको क्या नाम है? थीन बांध योजना। थीन बांध योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर को चुनिए। कह रहा है कि क्षोभ मंडल, विद्युत चुंबकीय किरणें का प्रवर्तन, समताप मंडल, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, ओजोन मंडल, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, आयन मंडल, समान ताप पतन दर। तो आपको इसमें पहले सेट कर लीजिए, फिर हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं कि कौन सी बातें किससे मैच खाती हैं। तो देखिए हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, जो आपका क्षोभ मंडल होता है, तो ये क्षोभ मंडल होता है समान ताप पतन दर। हमने कहा था कि जितने भी मौसमी घटनाएं होंगी सब किस पे? क्षोभ मंडल में। फिर कह रहा है समताप मंडल, तो समताप वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह इसमें होता है। वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है। ओजोन मंडल, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण ये करती है। तो आकी सेम मिल जाएगा। सॉरी आपका होगा क्षोभ मंडल, समानताप पतन दर, समताप मंडल, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, ओजोन मंडल, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण और आयन मंडल क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय किरणों का परिवर्तन। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि ए का 4 और बी का 3 मैच कराते हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ए का 4 हम लोग लेते हैं। देखिए ए का 4 आपके बी और सी में है, फिर उसके बाद आपका बी का क्या होगा? 3 अभी भी मिल रहा है इसमें। फिर वह सी का 2, यानी कि आपका सी का 2 किस में मैच खा रहा है? तीसरे में ही खा रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे बसा शहर है ऋषिकेश, बद्रीनाथ, आगरा, फर्रुखाबाद। तो कौन सा है? आपको उत्तर क्या हो जाएगा? आगरा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे अब बता दें, गंगा हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, और उसके बाद प्रयागराज। झेलम नदी पर श्रीनगर, कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा, सरयू नदी पर अयोध्या, गोमती पर लखनऊ, और ब्रह्मपुत्र पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। तो अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के सही जोड़े बनाइए।
कि झेलम सतलज कहाँ से निकलती है, झेलम कहाँ से निकलती है, कावेरी कहाँ से, नर्मदा कहाँ से निकलती है। तो देखिए अगर इसमें आपको दो के बारे में पता है तो आप अपने कोड में जाकर दो को मैच करा लीजिए, वहीं से आपको पूरा आंसर पता चल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको कुछ चार के चारों के बारे में जानकारियाँ हो, लेकिन अगर जानकारी तो बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए ये जो सतलज नदी है, ये नदी राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल से। और जो झेलम है वो शेषनाग से। कहाँ से? शेषनाग से। और जो कावेरी है वो ब्रह्मगिरी से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से। और नर्मदा अमरकंटक से। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैच कराते हैं। सतलज राकसताल, झेलम शेषनाग, झेलम शेषनाग, कावेरी ब्रह्मगिरी, नर्मदा अमरकंटक। तो देखिए पहले का 4 कहाँ है? पहले में नहीं, पहले का 3। तो आपको पहले के 3 में ए में मिलेगा, बी में मिलेगा, डी में मिलेगा। तो अभी भी आपको आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए झेलम यानी कि बी का 4 देखते हैं। बी का 4 आपका केवल ओनली ए में है। इस प्रकार से आपका पूरा कंफर्म हो गया कि हमारा उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी आप नोट कर लीजिएगा कि सतलज राकसताल, झेलम शेषनाग, जो कुबेरी लिखा है ब्रह्मगिरी, और नर्मदा अमरकंटक। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, पूर्ण लोचदार होती है, पूर्ण बेलोचदार होती है। तो कैसी होती है? बेलोचदार होती है। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः कैसी होती है? बेलोचदार होती है। कृषि उत्पादों में भारत की मुख्य फसल चावल और गेहूं है। कौन सा? चावल और गेहूं है। भारत में 48% रोजगार कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है। कितने परसेंटेज? 48%। भारत में कृषि के आयातित वस्तुओं में खाद्यान्न तेल सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादों की आपूर्ति, आपूर्ति मतलब क्या होता है? आना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है नीली क्रांति? मत्स्य उद्योग से, यानी कि मछली से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान, यानी मछली के उत्पादन में चीन सबसे टॉप पर है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछली पकड़ा जाता है। और हरित क्रांति किसी से ये संबंधित है? किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। अमृत क्रांति जल संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमृत क्रांति जल संरक्षण से। अब पीली क्रांति के संबंध तिलहन दलहन उत्पादन से है। चलिए कह रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है पारादीप। कहाँ पर? पारादीप। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी वर्तमान में है, कहाँ पर है? पारादीप में। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? खरीफ की नहीं है। तो आपका हो जाएगा धान, धान, मक्का, मूंगफली, मसूर। तो आपका उत्तर हो जाएगा मसूर। कौन सा? मसूर जो दाल होती है वो खरीफ की फसल नहीं होती है। मक्का खरीफ की फसल के साथ रबी फसल में भी बोई जाती है। और खरीफ का मुख्य फसल धान और रबी का मुख्य फसल गेहूं होता है। पॉइंट अब नोट कर लीजिएगा, जो खरीफ का मुख्य फसल होता है, खरीफ का जो इस समय चल रहा है, यानी कि धान लगाया गया है, 1-2 महीने के बाद इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी। और रबी का मुख्य फसल गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं। रबी का गेहूं और खरीफ का धान, ये मुख्य फसल होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया? तो ये कब कराया गया था? 1951 में। देखिए CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया। और CSO राष्ट्रीय आय की गणना ये करता है। क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। और 1977 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम रहा? तो क्या बोलते हैं, किस राज्य का था ये? तो ये था आपका हरियाणा का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ
था। तो किस सन में हुआ था? 1927 में। अब फिर अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, यह हम लोगों का मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक, चलिए, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो किस आर्टिकल में ये किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 110 में। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो कौन निर्देशित करता है? आर्टिकल 40 से। आर्टिकल 40 से। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहे विटामिन ए से रिकेटस है, विटामिन बी1 से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कैर्बी। यही आपसे पूछा कि नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला। 1 और 2 ये दोनों क्या है? 2 और 3 सही है। बाकी विटामिन ए से रिकेटस नहीं होता, विटामिन बी1 से बेरीबेरी, अब विटामिन सी से स्कैर्बी होता है, लेकिन विटामिन ए से रिकेटस नहीं होता। विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी होती है। कौन सी होती है? रतौंधी होती है। ठीक, तो आपका क्या होगा? उत्तर 2 और 3 बिल्कुल सही होगा। अब विटामिन डी से रिकेटस होता है, जो कैल्शियम की कमी कारण हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। एगो मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है? तो वह तो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आपसे इको मार्क के सिंबल के बारे में पूछा है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंध है? कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, तो यह परिघटना किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? परासरण से। किससे संबंधित है? कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना परासरण कहलाता है। जब पदार्थ फैलता है तो उसे उत्क्रमण परासरण या प्रतिपरासरण कहते हैं। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनका अभिक्रियाशीलता पूछ रहा है। तो देखिए, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और फिर सोडियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जिंक था। एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, एल्युमिनियम। तो आपको जो उत्तर होगा ये बिल्कुल सही होगा। सोडियम के बाद तुरंत मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के तुरंत एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद तुरंत जिंक, और सोडियम सबसे क्रियाशील इनके कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा होता भी है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। प्रतिजन, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। अब कुछ करंट अफेयर से, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो वो खिताब कौन जीता है? वो खिताब जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। मैक्स वेरस्टेपेन। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। 16 नवंबर को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय प्रेस प्रतिवर्ष दिवस है। भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है CCPI में भारत को? तो मिला है भारत को 10वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 10वां। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अवतार सिंह भासीन। अवतार सिंह भासीन आपका बिल्कुल सही होगा। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? वांग याम्पिंग। वांग याम्पिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है?
तो किसे किया गया है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को। बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाने की जाने की घोषणा की है? तो किस रूप में? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाई दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? पाई दिवस से प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटैनिकल गार्डन्स, बकरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कौन सा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका तीनों हैं, लेकिन नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये यूपी में नहीं पड़ता है, ये आपका पड़ेगा हैदराबाद में। कहाँ पड़ता है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। किससे जुड़ा हुआ है? गोल्फ से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किन के लिए मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 1928 में सीवी रमन ने यह खोज की थी, जिसके बाद में इसे रमन प्रभाव कहा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन बीन्स फ्रीडम की पुस्तक के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। शंभू महाराज संबंधित है, किस नृत्य संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन? शंभू महाराज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन से दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। सुगम संगीत गायन शैली, सुमन संगीत गायन शैली हेरी एक श्रृंगारिक रचना है। एक क्या है? श्रृंगारिक रचना है। कौन सी शैली? गायन हेरी। तो ये कहाँ की है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी? हेरी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? मैड्रिड में। कहाँ पर किया गया था? मैड्रिड, जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्पाइस सेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ये वाणिज्य और उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है, कौन सी भाषा है? ये आपसे पूछा है। तो कौन सी है? अरबी। कौन सी है? अरबी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।